हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर का छठा वीडियो पढ़ेंगे आज अपन। इस वीडियो में मैं आपको फिनॉल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। हमने पिछली वीडियो में फिनॉल की प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ी थी, जिसको कहते हैं फिनॉल के विरचन की अभिक्रियाएं, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा हमने एक प्रश्न पढ़ा था। अब आज हम फिनॉल के अम्लीय व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानें कि चाहे फिनॉल हो या चाहे अल्कोहल हो, जल हो या कोई भी एसिड हो, वो एसिडिक नेचर का क्यों होता है, अम्लीय क्यों होता है। हम सभी जानते हैं कि अम्ल कौन होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन त्यागते हैं, है ना, या दाता लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। और क्षार कौन होते हैं, ब्रोंस्टन लॉरी के अनुसार जो H+ ग्राही होते हैं वो क्षार, और जो H+ दाता होते हैं वो अम्ल। आर्हेनियस के अनुसार इस परिभाषा को कुछ और तरह से पढ़ते हैं कि जो H+ देते हैं वो अम्ल और जो OH- आयन देते हैं वो क्षार। तो हमको भी क्षार के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमको तो सिर्फ अम्लीय प्रकृति की बात करना है। तो हमारे लिए सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट है कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2O का आप आयनन करोगे, क्या मिलेगा आपको, H+ OH-। तो वैसे तो जल को उभयधर्मी भी कहते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन भी दे रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन भी दे रहा है, तो ये अम्लीय नेचर का भी होता है। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, RCOOH की अगर हम बात करें, तो ये भी जब आयनित होता है तो हाइड्रोजन आयन और कार्बोक्सिलेट आयन देता है, ठीक है। फिर अगर हम किसी अल्कोहल की बात करें तो भी जब इसका आयनन होगा तो हाइड्रोजन आयन और एल्कोक्साइड आयन देता है, OR- आयन। ठीक इसी प्रकार से जो आपका फिनॉल है C6H5OH, ये भी अम्लीय नेचर क्यों दर्शाता है, क्योंकि ये भी H+ आयन और C6H5O- आयन देता है। इसको हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। फिनॉल का जब आयनन करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और उसके साथ साथ क्या मिलता है हमको, फिनॉक्साइड आयन मिलता है, ठीक है। अब हमारा मुख्य प्रश्न क्या था कि भैया फिनॉल अम्लीय नेचर का होता है क्यों। तो मैंने फिनॉल के साथ साथ आपको पानी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, इनके बारे में बताया कि ये सबके सब भी हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। तो ये तो एक कॉमन बात हुई, हाइड्रोजन आयन त्यागना। फिनॉल हाइड्रोजन आयन क्यों त्यागता है, समझते हैं हम उसको। हम सभी जानते हैं कि फिनॉल में जो OH बंध होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है 2-6। तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और इस ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये देखिए सहसंयोजक बंध बना। फिनॉल में O तथा H के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, परंतु क्या होता है कि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की तुलना में वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है, C6H5O, है ना, ये बंध अलग हो जाता है और H+ आयन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन त्यागता है। साथ में इसका नाम क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन भी ये त्यागता है। तो H+ आयन देने के कारण ये अम्लीय नेचर का होता है। दूसरी बात, जब ये फिनॉक्साइड आयन बन जाता है तो ये अस्थायी है। अब चूंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये किसी धातु आयन के साथ क्रिया करना चाहता है। तो जब ये किसी क्षार धातु से क्रिया करता है, जैसे देखिए C6H5O, है ना, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से और माइनस चार्ज है, तो ये किसी सोडियम आयन से जब क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, C6H5ONa, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। इस प्रकार से बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। कल की वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड कैसे प्राप्त करोगे, तो कल वाली मैं आपको रिएक्शन रिपीट समझाती हूँ। कल हमने ऐसे पढ़ा था कि भैया फिनॉल की क्रिया करा दो NaCl से, तो क्या बन गया था, है ना, ये H और Cl, ये तो निकल गया HCl, तो बचा क्या, C6H5ONa, मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड। और एक बात यहाँ पर वास्तव में पता है क्या होता है कि C6H5O पे माइनस, H पे प्लस चार्ज। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें भी
Na पे प्लस और Cl पे माइनस चार्ज, तो दोनों विपरीत आयन एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं। जैसे ये जो H प्लस है वो Cl माइनस से क्रिया करेगा और C6H5O जो है वो Na से क्रिया करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड को इजीली बना लेगा। तो समझ में आ गया कि फिनॉल अम्लीय नेचर का क्यों होता है, अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। अगर आपको इसका आंसर पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना है तो आपको इसमें ये दोनों समीकरण लिखने होंगे, है ना। ये सारी बातें अभी हम बात नहीं करेंगे इनकी। तो मुझे लगता है प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिनॉल तो अम्लीय नेचर का होता ही है। अब देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, मतलब अल्कोहल बेस्ड ग्रुप में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि फिनॉल और ROH इन दोनों में से कौन अधिक प्रबल अम्लीय होगा और क्यों। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई कि फिनॉल अम्लीय है, क्यों है, क्योंकि वो H प्लस आयन त्यागता है, और ROH भी अम्लीय है। मैं फिर से लिख देती हूँ इसकी समीकरण कि अल्कोहल जो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये भी हाइड्रोजन आयन त्यागता है और OR माइनस आयन देता है, इसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो भैया अम्लीय तो ये भी है और अम्लीय ये भी है, पर दोनों में से अधिक अम्लीय कौन होता है और क्यों होता है। तो हमारा जवाब होगा कि फिनॉल जो है वो अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, मतलब वह प्रबल अम्लीय है, जबकि जो अल्कोहल होता है वो कैसा होता है, वो है आपका दुर्बल अम्लीय, है ना। फिनॉल तो प्रबल अम्लीय है लेकिन अल्कोहल जो होगा वो कैसा होगा, वो दुर्बल अम्लीय। क्यों, इसके पीछे कारण ये है कि फिनॉल में एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है और ये दर्शाता है अनुनादी प्रभाव। अनुनादी प्रभाव यानी रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये प्रबल अम्लीय होता है। और क्योंकि इसमें R यानी एलिफेटिक यौगिक होता है और एलिफेटिक यौगिक हमेशा सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, इसमें कोई अनुनाद प्रभाव नहीं होता है, इस वजह से दुर्बल अम्लीय है। अभी अनुनाद प्रभाव क्या चीज़ है उसको हम समझते हैं। वैसे 11th क्लास का टॉपिक है ये, अनुनाद क्या है। अच्छा, इसमें आपको फिर से बात रिपीट करनी पड़ेगी कि फिनॉल अधिक अम्लीय है, क्यों है, क्योंकि H प्लस आयन त्यागता है। अल्कोहल भी अम्लीय है लेकिन वो कम अम्लीय है, कारण बताएंगे अब इस बार कि ये अनुनादी प्रभाव दर्शाता है। देखो क्या होता है कि फिनॉल में ये बेंजीन रिंग हम बताएंगे, ठीक है, और इसमें इस तरह से हम बॉन्ड लगाते हैं, ये है आपका OH। अब हम सभी जानते हैं कि फिनॉल में होता क्या है, ये ऑक्सीजन परमाणु 1 2 है ना, यहाँ पर 3 4 5 6 ऐसे इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्या हो जाता है इसके अंदर कि फिनॉल में से ये क्या त्याग देता है, H प्लस आयन को तो त्याग देता है और यहाँ बदले में क्या बचा रह जाता है, ये O है ना। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 और ये पांचवा इसका और ये 6 7, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी इसने अपनी तरफ खींच लिया और बदले में क्या करा, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन आयन और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसको हम कहेंगे फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन के साथ क्या होता है, अनुनाद होता क्या है। तो अनुनाद का मतलब ये होता है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके अगर आपको अगर उसके समस्त गुणों का अध्ययन करना हो तो सिर्फ एक संरचना से आपका पेट नहीं भराएगा, आपको इसकी बहुत सारी संरचनाओं को देखना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो अनुनाद कौन दर्शाते हैं, जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो अनुनादी संरचना बताते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी यौगिक के समस्त गुणों का अध्ययन केवल एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके समस्त गुणों को जानने के लिए हमको उसके अलग अलग संरचनाओं की आवश्यकता होती है। तो उन अलग अलग संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं और ये इफेक्ट कहलाता है अनुनादी प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बोल के बता दी जो 11th क्लास के बच्चों को दी गई है। अब हम इस फिनॉक्साइड आयन को प्रॉपरली समझते हैं, देखना ध्यान से। ये एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और माइनस चार्ज है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये यहाँ आना चाहेगा, इसको यहाँ पे आना है ना। मैं एक मिनट आपको बना के बताती हूँ। और ये अनुनादी प्रभाव, दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में ये वाला चिन्ह बनता है। अब आप इमेजिन करो कि ये मैंने आपको बेंजीन रिंग बना दी, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इस पर माइनस चार्ज है, लेकिन अब ये जो दो बिंदी है ये यहाँ आना चाहती है, यहाँ पे। तो जब ये दो बिंदी यहाँ आएगी तो जो माइनस चार्ज होगा, और देखो ज़रा इस कार्बन की संयोजकता ज़्यादा नहीं हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसलिए क्या होगा कि जब ये यहाँ आएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाना चाहेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे दो बिंदी आ जाएगी और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा।
जहाँ दो बिंदी होती है वहाँ माइनस चार्ज तो होता ही है। दो बिंदी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर दो बिंदी कौन सी वाली है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता ही होगा, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ा ना, क्योंकि ये संरचना यहाँ आ गई तो इसको यहाँ बाहर की तरफ निकलना पड़ा। ठीक है, ये हट गया। अब क्या होगा अगली संरचना में, अब इस बंद की इच्छा है कि भैया मैं यहाँ आना चाहता हूँ, ये बंद यहाँ आना चाहता है। अब अगर मान लो मैं एग्जैक्टली ये फिर से रिपीट बनाती हूँ आपके लिए कि ये हमने, ये देखो, ये मैं वापस पुराना चित्र बना देती हूँ इस तरह से, ये ऐसा है ना। और क्या बात कर रहे थे अपन, क्या कर रहे थे कि ये जो डबल बॉन्ड है द्विबंध यहाँ आना चाहता है, तो चलो इसका द्विबंध अपन उठा के अगर मान लो यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, ये वाले कार्बन की संयोजकता 5 नहीं हो जाएगी। तो अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से हटाया है ना, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, और फिर ये वाला बॉन्ड बाहर निकलेगा तो यहाँ पे दो बिंदी और माइनस चार्ज, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब कंटिन्यूअसली क्या होता है, बॉन्ड शिफ्टिंग चलती रहती है। और इस प्रकार से जो आगे की आपकी संरचना बनेगी, ये इधर आ गया, ये यहाँ पे है, ये यहाँ है ना, और ये बंध जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ अंदर आ चुका है ना, और ये वाला बंध तो बाहर निकल गया है ना, यहाँ कोई बंध नहीं आएगा, और यहाँ ओ। इस तरह से कैसे क्या होता है कि बॉन्ड शिफ्टिंग चलती रहती है, बंध की संरचना बदलती रहती है। तो ऐसी असंख्य संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, और अनुनादी संरचनाओं के कारण ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिनॉल क्यों प्रबल अम्लीय है, सीधा सीधा उत्तर लिखना है हमको। फिनॉल इसलिए प्रबल अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल में एरोमेटिक बेंजीन रिंग पाई जाती है, और एरोमेटिक बेंजीन रिंग में अनुनादी प्रभाव होता है। अनुनादी प्रभाव के कारण ये विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनाता है, और इसलिए फिनॉल अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है, इस वजह से अधिक अम्लीय होता है। जबकि अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, मतलब सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जब इसका हम आयनन करते हैं तो H+ आयन और एल्कोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन इसमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं होती है, इनमें कोई अनुनादी प्रभाव नहीं पाया जाता, इसलिए अल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्लीय होते हैं और ये प्रबल अम्लीय होते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको ये बॉन्ड शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रही है तो हमको इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल 2 संरचनाओं तक भी इसको बना सकते हो, बहुत आगे तक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब एक प्रश्न और पढ़ते हैं हम, फिनॉल का ही एक प्रश्न है कि क्या होता है जब हम फिनॉल को हवा में खुला छोड़ दें। अगर फिनॉल को हवा में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल को हवा में खुला छोड़ेंगे तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे आलू को काटते हैं हम, तो आलू काटने पर काले हो जाते हैं। अगर आप एप्पल खा रहे हो, उसको आपने काट के रखा है सेब को, तो थोड़ी देर बाद वो लाल हो जाता है। बैंगन यदि हम काट के रखते हैं तो वो भी हल्के हल्के काले होने लग जाते हैं। तो ये सब क्या प्रोसेस है, ये है ऑक्सीकरण, है ना। तो ऐसे ही फिनॉल को भी जब खुला छोड़ते हैं वायु में तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। आपको आंसर लिखना है कि फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर वह गुलाबी रंग में बदल जाता है। और क्यों बदल जाता है, क्योंकि फिनॉल का ऑक्सीकरण यहाँ पर हो जाता है। तो फिनॉल के ऑक्सीकरण को एक रिएक्शन के रूप में लिखते हैं अपन। देखिए, फिनॉल का सूत्र हम सभी जानते हैं C6H5OH होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के इसे टेढ़ी बेंजीन रिंग बना रही हूँ, है ना। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ जुड़ा है OH, और चूंकि इस कार्बन पे रिएक्शन होगी तो हमने यहाँ का H भी निकाल के रखा है, ये है फिनॉल। जब इस फिनॉल का हम ऑक्सीकरण करेंगे किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, Cr2OCl2, या फिर हम यहाँ ले सकते हैं Na2Cr2O7, मतलब कि सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या हो जाता है, देखना, एक तो निकल जाएगा H2O। देखो मेरे पास आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, H2O निकलेगा यहाँ पे। कैसे निकलेगा देखते हैं, एक H ये, एक H ये और एक O ये, H2O निकल गया। अब बचा क्या, देखना, यहाँ पे भी बॉन्ड शिफ्टिंग आपको समझ में आएगी, मैं समझाती हूँ कैसे, है ना। इस स्ट्रक्चर में अपन समझ के देखते हैं कैसे बनाया गया है। ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ जुड़ा है OH और यहाँ जुड़ा है H। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि H2O निकल गया भाई,
O 2 बार है ना अपने पास में, देखो ये 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे निकला, एक ये H, एक ये H, एक ये O, तो ये H2O तो निकल गया, ठीक है, H2O तो निकल गया, बचा एक ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर चेंजेस क्या आता है कि ऑक्सीजन के पास आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है, तो जो ऑक्सीजन आया ना वो अपने साथ में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर आया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी होते ही हैं। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर आता है तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे 2 बिंदी के रूप में ना लगकर ये बॉन्ड के रूप में लग गए, तो अगर ये बॉन्ड के रूप में लग गए तो इस कार्बन की संयोजकता ज्यादा नहीं हो जाएगी, तो इस कार्बन की संयोजकता ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। तो मान लो 1 मिनट के लिए कि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो जरा इस कार्बन की तरफ देखो, इसकी संयोजकता ज्यादा नहीं होगी, तो फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उठकर ये यहाँ बॉन्ड के रूप में आ जाता है ना। तो ये बन जाता है आपका, इसका नाम है पैरा बेंजोक्विनॉन, इसका नाम होगा पैरा बेंजोक्विनॉन, ठीक है। इसको पैरा बेंजोक्विनॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ये पाया जाता है, आर्थो पैरामेटा जो होता है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये भी तो अनुनाद का ही प्रकार है, बॉन्ड का शिफ्ट होना एक प्रकार से अनुनादी संरचना को शो करता है। एक बार फिर से देखते हैं कि फिनॉल जो होता है उसको हवा में खुला रखने पर वो गुलाबी क्यों हो जाता है। तो फिनॉल को हवा में खुला रखने पर वह इसलिए गुलाबी हो जाता है क्योंकि फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है, और यदि फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड या सोडियम बाइक्रोमेट या क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, वैसे सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो H2O रिमूव हो जाता है और ये गुलाबी रंग का पैरा बेंजोक्विनॉन बनता है ना। और ये कैसा होता है, ये होता है आपका गुलाबी रंग का, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। पहला प्रश्न क्या पढ़ा आज हमने, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। दूसरा हमने क्या देखा, फिनॉल और अल्कोहल में से कौन अधिक अम्लीय है। तीसरा, फिनॉल को हवा में खुला रखने पर वो गुलाबी क्यों हो जाता है। और फिनॉल से रिलेटेड एक प्रश्न और हम लोग पढ़ेंगे, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर, ये पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। फिनॉल और अल्कोहल में अपन अंतर लिखते हैं, तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक तरफ हम लिखेंगे फिनॉल, है ना, और एक तरफ हम लिख देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल्स, ठीक है। सूत्र के रूप में लिखने का मन हो तो ROH, और ऐसे लिखना हो तो C6H5OH। तो पहला अंतर क्या लिखना चाहिए, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया ना कि फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल जो होता है वो प्रबल अम्लीय नेचर का होता है, फिनॉल प्रबल अम्लीय होता है, जबकि जो आपका अल्कोहल है वो कैसा होगा, वो होता है दुर्बल अम्लीय नेचर का, ठीक है। फिर दूसरी बात, अच्छा जो अम्ल होते हैं ना वो लिटमस पेपर के साथ में परीक्षण देते हैं, तो ये फिनॉल क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल में बदल देता है। वैसे भी पता ही है कि नीले को लाल में कौन बदलता है, अम्ल। पहले भी मैं शायद ये बात आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे याद रखोगे, तो अनिल नाम याद रखना, अनिल को तो याद हो ही चुका है ये बात कि अ से अम्ल, है ना, अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, है ना। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो उल्टा करते हैं, क्षार क्या करते होंगे, वो लाल को नीला कर देते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं कि फिनॉल भी अम्लीय है और अल्कोहल भी तो अम्लीय है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये लाल को नीला कर देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये लिटमस पेपर परीक्षण नहीं देते, लिटमस पेपर से अप्रभावित रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लिटमस पेपर परीक्षण नहीं देते हैं, मतलब अगर आप अल्कोहल में लिटमस पेपर डालोगे तो लाल वाला लाल ही रहेगा, नीला वाला नीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन इस प्रोसेस में नहीं होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो फिनॉल है ना, इसका एक नाम है, फिनॉल का स्पेशल नाम होता है कार्बोलिक अम्ल, है ना। फिनॉल का एक और नाम है कार्बोलिक अम्ल, क्योंकि अम्ल भी तो है ना, H+ आयन देता है तो अम्ल है ये, तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। तो फिनॉल की जो गंध होती है वो एक विशेष प्रकार की होती है, तो इसमें विशेष प्रकार की एक गंध होती है, इसमें विशेष प्रकार की कार्बोलिक गंध पाई जाती है, विशेष प्रकार की कार्बोलिक गंध होती है किसमें, फिनॉल में। आप लोगों ने फिनाइल की स्मेल जरूर सूंघी होगी, है ना। फिनाइल जो बिल्कुल प्योर फिनाइल आता है वो एकदम वाइट कलर का होता है, लेकिन आजकल
जो मार्केट में फिनाइल की बॉटल्स मिल रही हैं वो अलग अलग रंगों की और फ्लेवर्ड होती है, तो वो ओरिजिनल फिनाइल नहीं है। जो असली का फिनाइल होता है रियल वाला, उसका एक ढक्कन भी पूरे घर को महका देता है। फर्श को साफ करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में कोई गंध होती है क्या? तो जो अल्कोहल्स होते हैं ना निम्न वाले, वो मीठी गंध युक्त द्रव होते हैं, है ना। कौन से अल्कोहल? जो लो कैटेगरी वाले होते हैं, मतलब निम्न कार्बन वाले होते हैं, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, समझ गए। लेकिन जैसे जैसे इसमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है इसकी गंध धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो आपका एथिल अल्कोहल है ना सेकंड नंबर वाला, वही तो है शराब। शराब इसी से ही बनाई जाती है, तो इनमें भी स्पेशल टाइप की गंध होती है, मीठी गंध होती है या रुचिकर गंध इसको हम बोलते हैं। अब आ जाते हैं जो मेन अंतर जो हमको पता चलता है ना फिनॉल और अल्कोहल का, वो उनके परीक्षण के द्वारा चलता है। आप इमेजिन करो कि भाई मेरे पास में 2 टेस्ट ट्यूब है ना, और एक परत नली में फिनॉल है और एक परत नली में अल्कोहल है, पर हमको बाहर से देखने पे समझ में नहीं आ रहा है। बाहर से देखने पे तो ऐसा लग रहा है दोनों सेम टू सेम है। कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे बताया है कि जो फिनॉल होता है ये FeCl3 से क्रिया कर बैंगनी रंग देता है, ठीक है। बैंगनी रंग आगे लिख देना देता है, जबकि यहाँ लिखेंगे कि ये FeCl3 परीक्षण नहीं देता है ना। अब कैसे पता लगाएंगे अपन? एक परत नली में फिनॉल है, एक में अल्कोहल है, हमको पता नहीं क्या है, तो क्या करेंगे? दोनों में पहले FeCl3 डाल देंगे। दोनों में FeCl3 डाल दिया, दोनों परत नली को हिलाया, जिस परत नली का रंग बैंगनी हो गया वो कौन है? फिनॉल, और जिसमें कुछ नहीं हुआ वो है अल्कोहल। इसी प्रकार से अगला कि जो आपका फिनॉल है ना वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, है ना। लेकिन हमारा जो अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है। और आप लोगों को याद होगा मैंने चैप्टर 10 में आयोडोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि आयोडोफॉर्म कैसे बनता है। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं NaOH के साथ में, तो पीले रंग का क्रिस्टल बनता है आयोडोफॉर्म का, तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। और अंतिम इसका एक और अंतर कि ये ब्रोमीन जल परीक्षण देता है ना। ब्रोमीन जल परीक्षण देता है और पीले रंग का यौगिक बनाता है। मतलब आप फिनॉल में ब्रोमीन जल डाल दोगे तो वो पीले कलर का हो जाएगा, लेकिन हमारा ये जो अल्कोहल है यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ब्रोमीन जल परीक्षण नहीं देता है। तो लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं वो तो परीक्षण वाले हैं, बाकी भी आपको इजीली समझ में आ गया है। तो ये फिनॉल के और अल्कोहल के प्रमुख अंतर हैं। अच्छा, इसके बाद में कल मैंने आपको जैसे फिनॉल के विरचन की अभिक्रिया पढ़ाई थी, उसी तरह से फिनॉल में बहुत सारी और भी अभिक्रियाएं हैं, तो उन अभिक्रियाओं को भी हमको पढ़ना है।